दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी बॉम्ब को, जो इस समय सारे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक समय में कला कमाई पट्टी नाम से एक गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहते थे। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। इन गाँव वालों का मानना था कि जो इनको पर्वत दिखाई देता है वही इनके देवता है, क्योंकि हर साल कार्तिक के महीने में एक मोर उस पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर कूक लगाता था, जिसकी आवाज सुनते ही गांव वाले इसे अपना देवता का इशारा समझते और अगले 2 दिन लगातार त्योहार मनाया जाता था। फिर त्योहार मनाने के बाद सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठे होकर पर्वत की ओर देखते और तब एक पर्वत से रोशनी निकलती, जिसे गांव वाले देवता का आशीर्वाद समझते थे। ऐसा हर साल होता था, इसलिए गांव वालों का विश्वास भी पक्का हो गया था। फिर एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी आई, जिसमें गांव के काफी सारे लोग मरने लगे। तब बीमारी के डर से कुछ लोग तो गांव छोड़कर चले गए, बाकी यहीं अपने देवता के भरोसे रह गए। फिर एक दिन एक भयानक बारिश हुई, जिसके कारण उस पर्वत की चोटी नीचे गांव में गिरी और 2 टुकड़ों में अलग अलग जाकर रुक गई। तब अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ और वो बीमारी एकदम गायब हो गई। गांव के लोग एकदम ठीक हो चुके थे। ये देखकर गांव के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो चट्टान हमारी तरफ गिरी है, यही देवता हैं जिन्होंने हमें बचाया है। वहीं बाकी लोग भी दूसरी चट्टान के टुकड़े को देखकर यही कहने लगे कि वो नहीं, यह है हमारे देवता जिन्होंने हमें बचाया। इस बात पर गांव 2 भाग में बट गया। जो अपने अपने भरोसे के हिसाब से चट्टान को देवता मान रहे थे। उसी साल इन गाँव वालों को कार्तिक महीने में वो दिव्य ज्योति भी दिखाई नहीं दी, जिससे गाँव वाले एक दूसरे पर चिल्लाने लगे कि तुमने गलत देवता की पूजा की, इसलिए देवता रूठ गए हैं। और इसी गर्मा गर्मी में एक सुंदर सा गांव काला कमाई पट्टी अलग अलग गांव में तब्दील हो गया, जिसके नाम रखे गए काला पट्टी और कमाई पट्टी। और ये दोनों अलग अलग चट्टान को पूजने लगे। उसी दिन के बाद से कभी भी इस गांव में वो दिव्य ज्योति कभी देखी नहीं गई। अब इसके बाद कहानी 100 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक कलेक्टर इस गाँव की परेशानी को दूर करने आई थी, क्योंकि गाँव वाले हमेशा लड़ते रहते थे। ये कलेक्टर वहाँ के पुलिस इंचार्ज को बुलाकर पूछती है कि गाँव वालों की दिक्कत क्या है, जिस पर पुलिस वाला बताता है कि मैडम, मैं एक दिन उस गांव में सुलह कराने गया था, पर वो लोग तो बच्चों के खेलने को लेकर लड़ने लगे थे, क्योंकि ये गांव वाले एक दूसरे को छूना तक पसंद नहीं करते। ये सुनकर कलेक्टर वहाँ एसडीएम को बुलाती है और गांव की परेशानी पूछती है। तब एसडीएम कहता है कि उस गांव में जब मैं गया था तो मेरी कार का मुंह कमाई पट्टी गाँव वालों की तरफ मुड़ गया। ये देखकर काला पट्टी वालों को लगा कि मैं कमाई पट्टी की तरफ हूँ और इसी बात पर वो दोनों लड़ गए थे। गाँव वाले ऐसे हैं जिन्हें लड़ने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है। अब ये सारी बातें सुनकर कलेक्टर इन गांव वालों से मिलने आती है और अपनी कार के डायरेक्शन से लेकर सब चीज का पूरा ख्याल रखती है। साथ ही गांव की तरक्की की भी बात करती है, जिससे गांव वालों को लगता है कि मैडम बात तो एकदम ठीक कह रही हैं। तब कलेक्टर का गला खराब होता है तो वो काला पट्टी वालों से पानी मांग लेती है। ये देखकर कमाई पट्टी वाले कहते हैं कि अच्छा, तो मैडम आप उनकी तरफ से हैं। इसी बात पर फिर दोनों गाँव वाले लड़ जाते हैं और ये देखकर कलेक्टर अपने ऑफिस आ जाती है, जो समझ गई थी कि गाँव वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। अब ऑफिस में यहाँ तो एमएलए आता है, जो बताता है कि अभी अभी एक ऑर्डर पास हुआ है। ये जो गांव वाले लड़ते हैं ना, सरकार इन्हें यहाँ से भगाना चाहती है, जिससे यहाँ पीस सेंटर बनाया जाए। इसमें किसी और का फायदा नहीं बल्कि एमएलए का फायदा था, जो इसकी आड़ में पैसे अंदर करने वाला था। ये सब कलेक्टर अच्छे से जानती थी, इसलिए वो एमएलए की बात का जवाब नहीं देती। इसके बाद हम कथीर नाम के आदमी को देखते हैं, जो किसी भगवान में नहीं मानता था। उसका मानना था कि गाँव वालों को एक होकर रहना चाहिए, इसलिए वो हर किसी को समझाता भी था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसी कारण कथिर रोजाना रात को शराब पीकर अपनी भड़ास उतारता था और उसका ख्याल रखता था उसका दोस्त मणि, जो उसे भाई की तरह मानता है। फिर मणि कथिर को उठाकर उसके घर लाता है, जहाँ कथिर को देखकर उसकी बहन प्रभा बहुत गुस्सा होती है कि ये आज फिर दारू पीकर आया है। हालांकि प्रभा अपने भाई कथिर को खाना खिलाती है और मणि को भी खाना देती है। तब यहाँ मणि कहता है कि गाँव वाले कभी इसकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हमें शहर चले जाना चाहिए। जिस पर प्रभा कहती है कि तू मुझे भी लेकर चलना। यहाँ हम समझ पाते हैं कि प्रभा मणि को पसंद करती है। इसके बाद हम गांव के पुजारी को देखते हैं, जो दोनों गांव में पूजा करता था। वो आज अपनी माँ की बताई हुई भविष्यवाणी को याद कर रहा था
जिन्होंने कहा था कि एक दिन देवता आएंगे जिन्हें देखते ही सारे गांव वाले अपनी नजर नीचे कर लेंगे और वो सबके सामने राजा की तरह विराजमान होंगे। यहाँ पुजारी उन्हीं देवता के आने का इंतजार कर रहा होता है कि ना जाने वो कब आएंगे। फिर हम कलेक्टर को देखते हैं जो पहले कालापट्टी गांव के मुखिया से बात करने आती है ताकि वो कमाई पट्टी वालों के साथ रहें, पर यह मुखिया तो साफ मना कर देता है। फिर जब कलेक्टर कमाई पट्टी वाले मुखिया मारन को समझाने आती है तो मारन कहता है कि वो लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद हम मोहन नाम के लड़के को उसकी पत्नी कला के साथ देखते हैं जिनका शादी के बाद अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। तब गांव के लड़के कला को चढ़ाने लगते हैं कि वो अभी तक मां नहीं बन पाई। इससे दोनों पति पत्नी को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कहते नहीं। फिर मोहन घर पर आकर कला से कहता है कि तुम उन लोगों की बात का बुरा मत मानना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम पंडी नाम के एक ब्लॉगर को देखते हैं जिसने नया नया चैनल खोला था और वो रोज गाँव की वीडियो बनाकर डालता था। फिर हमें योगेश नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत देर से मुखिया की कुर्सी को निहार रहा था क्योंकि वो सोच में पड़ा था कि आखिर कुर्सी पर बैठने वाले की हर कोई बात क्यों सुनता है। पर उसके साथ ही कहते हैं कि तू उस कुर्सी के पास जाने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि ये दूसरे गांव के मुखिया की कुर्सी है और वो तुम्हें देखते ही भड़क जाएगा। फिर रात के समय प्रभा अपने भाई को ढूंढने निकलती है क्योंकि वो गायब था। तभी मां मणि कथिर को लेकर आता है और उसने आज फिर से शराब पी रखी थी। यह सिलसिला काफी समय चलता है जहां कथिर आए दिन शराब पीकर गांव के एक न होने पर भड़ास उतारता था। फिर एक दिन कथिर मोहन और उसकी बीवी को जलील होते हुए देखता है जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। इस पर कथिर मोहन को एक डॉक्टर के बारे में बताता है कि जाओ शायद वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। साथ ही वो कहता है कि इन सारे पाखंड से दूर रहना। इधर हम एमएलए को देखते हैं। इस पर बड़े नेता का फोन आता है कि उस गाँव को खाली करवाओ क्योंकि वहाँ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा जिससे हम दोनों की जेब गर्म होगी। इससे एमएलए गांव खाली करवाने के बारे में ही सोचने लगता है। अब एक रात जब योगेश सो रहा होता है तभी वो नींद में चलते चलते उसी मुखिया की कुर्सी के पास पहुंच जाता है जिसे जाते हुए मणि देख लेता है। तब योगेश जाकर उस मुखिया की कुर्सी पर पैर रखता है और ये सब खिड़की से प्रदीप नाम का लड़का देख रहा था। उसी समय वहाँ मणि आकर योगेश को चुपचाप उठा ले जाता है वरना इन गाँव वालों ने योगेश को यहाँ देखा तो बवाल हो जाएगा। अब अगले दिन कथिर योगेश से पूछता है कि तुम वहाँ कैसे पहुँच गया था, जिस पर योगेश कहता है कि मैं तो बस सो रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। तब कथिर कहता है कि तू तो मेरी तरह है जिसे कोई गांव वाला रोक नहीं सकता। यहाँ हम देख पाते हैं कि कथिर मणि को भी अपनी तरह बनाना चाहता है पर मणि गांव वालों से बहुत डरता है। साथ ही कथिर बात बात पर गैस भी छोड़ता रहता है। इधर मुखिया को प्रदीप ने आकर योगेश के बारे में बता दिया था इसलिए मुखिया अपनी कुर्सी को धुलवा रहा था। साथ ही वो अपने आदमियों से कहता है कि जाओ उस योगेश को मजा चखा कर आओ। मेरी कुर्सी पर पैर रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद योगेश को मारने वो गांव के लोग आ जाते हैं। तब कथिर मणि और प्रभा मिलकर योगेश को बचाने की कोशिश करते हैं पर गांव के लोग पहले इन्हें पीटते हैं और फिर योगेश को मारने लगते हैं। फिर गुस्से में मुखिया का बेटा योगेश के पैर पर गरम गरम लोहे की रोड छुआ देता है जिससे योगेश खूब तड़पता है और ये सब देखकर प्रदीप के होश उड़ जाते हैं कि उसने सोचा नहीं था कि उसके गांव वाले ऐसा कुछ करेंगे। वहीं मणि को अपने बचपन की एक झलक आती है जिसमें उसके मम्मी पापा जलकर मर गए थे। उसी दिन से कथिर ने भी भगवान को मानना छोड़ दिया था और मणि गुमसुम हो गया था। अब योगेश घर पर रोते हुए भगवान को खूब कोसने लगता है कि मेरी क्या गलती थी जो मेरा पैर जला दिया गया। वहीं यहाँ कथिर आज फिर से शराब पीकर पड़ा था। यहाँ मोहन की बीवी भी उसे कह रही थी कि हमारा बच्चा ना हो यही अच्छा होगा वरना वो गांव वालों के बीच में बर्बाद हो जाएगा। अब अगले दिन गांव में एक आदमी अनाउंस करता है कि त्योहार जल्द ही आने वाला है इसलिए तुम सब तैयारी कर लो। वहीं यहाँ आज कथिर कलेक्टर के पास आकर गांव से कनेक्टेड एक पुल बनाने की अर्जी डालता है ताकि गांव के लोग शहर जाकर कमाई करे ना कि पूरा दिन इसी लड़ाई झगड़े में फंसे रहे। जिस पर कलेक्टर भी कहती है कि मैं इस पर एक्शन लूंगी। अब रात को कथिर फिर से शराब पीता है और मणि से गांव की बुराई करने लगता है कि मैंने इतनी कोशिश की लेकिन गांव वाले देवता के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जिस पर मणि कहता है कि हम इस गांव से दूर चलते हैं ना, लेकिन कथिर मना करता है कि मैं इस गांव से मरने के बाद ही जाऊंगा वरना इस गांव को एक होना होगा। साथ ही कथिर भगवान को भी काफी भला बुरा कहता है। वहीं हम एमएलए के गुंडों को भी देखते हैं
हैं जो कथिर को मारने आए थे, क्योंकि कथिर गांव वालों के लिए पुल बनवा रहा था जिससे गांव वाले लड़ेंगे नहीं तो ये जगह खाली कैसे होगी। पर उसी समय मणि कथिर को लेकर घर चला आता है। तब प्रभा फिर से अपने भाई पर भड़कने लगती है और जब वो कथिर को खाना खिलाने आती है तो कथिर बिल्कुल नहीं हिलता। ये देख प्रभा के होश उड़ जाते हैं और मणि रोने लगता है कि कथिर को हो क्या गया। असल में कथिर चल बसा था। तब गांव वाले भी इकट्ठा होने लगते हैं। वहीं इस गांव का मुखिया आकर कहता है कि जब गांव में त्योहार आने वाला है तो गांव में मौत हो गई, ये सही नहीं हुआ। जिसके बाद गांव के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं और मणि अकेला ही कथिर को जगाने में लगा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कथिर मर गया। उसी समय कथिर गैस छोड़ता है तो मणि को यकीन हो जाता है कि ये तो जिंदा है। फिर जब गांव के वैद्य आकर कथिर को चेक करती हैं तो वो बताती हैं कि ये तो मर चुका है, बस शरीर में गैस है वही निकल रही है। वहीं ये सब एमएलए के लोग देख रहे थे जो खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, काम अपने आप हो गया। इधर मुखिया के लोग कथिर को गांव से बाहर फेंकने की बात करते हैं, क्योंकि गांव में त्योहार आने वाला है, ऐसे में यहाँ लाश पड़ी होना अच्छा नहीं है। तब ये लोग कथिर को उठाने की कोशिश करते हैं पर कथिर किसी से भी हिलता नहीं। ये देख प्रभा कहते कि मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा और वो मणि से कथिर को उठाकर गांव के बाहर ले चलने को कहती है। अब जैसे मणि कथिर को उठाता है तो वो आराम से उठ जाता है, जो देख गांव वाले हैरान थे। फिर रास्ते में मणि प्रभा से कहता है कि कथिर अभी जिंदा है, पर वो नहीं मानती। इधर एमएलए के लोग उसे ये खबर देते हैं तो एमएलए कहता है कि उन लोगों पर नजर रखो और मुझे सब बताते रहना। इधर कमाई पट्टी गाँव के लोग भी मणि के पास आ जाते हैं, क्योंकि मणि कथिर की लाश उनके गाँव में ले आया था, इसलिए वो कहते हैं कि इसे यहाँ से दूर ले जाओ क्योंकि त्योहार आने वाला है। तब मारन के लोग भी कथिर को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग भी कथिर को हिला तक नहीं पाते, जिससे ये सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। पर अपने भाई की इतनी बेइज्जती होता देख प्रभा मणि से कथिर की लाश ले जाकर गांव के बाहर रखवा देती है ताकि उसका अंतिम संस्कार वो खुद कर सके। इधर दोनों गांव के कुछ लोग मुखिया से लड़ रहे थे कि कथिर ने हम सब लोगों के लिए कितना कुछ किया है, अगर हम उसके लिए खड़े नहीं हुए तो कौन होगा। यही कहकर गाँव के काफी सारे लोग कथिर के अंतिम संस्कार में आते हैं, जिसके बाद मणि एक कुर्सी लाकर कथिर को उस पर बैठा देता है, क्योंकि उसे तो अभी भी लग रहा था कि कथिर जिंदा है और वो बात बात पर गैस छोड़ रहा था। अब इसके बाद कथिर पर सब माला डालते हैं और जब पुजारी माला डालने आता है तो कथिर गैस छोड़ देता है। ये देखकर पुजारी हैरान था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि उस देवता के सामने दोनों गाँव वाले सर झुकाए बैठे होंगे और वो सजा होगा माला से। ये देख तो पुजारी चिल्लाने लगता है कि स्वयं देवता आए हैं। ये सुनकर मुखिया कहता है कि तू पागल हो गया है क्या। जिस पर पुजारी कहता है कि अच्छा, अगर तुम में दम है तो इन्हें हिलाकर दिखा दो। ये सुनकर मुखिया चुप हो जाता है, क्योंकि कथिर को तो कोई हिला तक नहीं पाया था। जिसके बाद पुजारी अपनी माँ की भविष्यवाणी गाँव वालों को बताता है। तभी वहाँ एक बकरी आकर कथिर के सामने बैठ जाती है, जिससे गाँव वाले मानने लगते हैं कि हाँ, ये तो भगवान है। साथ ही ये लोग मणि को कथिर की सवारी मान लेते हैं। तभी वहाँ कला एकदम से बेहोश होती है तो दाई आकर बताती है कि ये तो माँ बनने वाली है। उसी समय मोर भी कई सालों पर पर्वत पर आकर कूक करता है। अब ये देखकर गांव वालों को यकीन हो जाता है कि कथिर के रूप में देवता आए हैं और अब कथिर सबके लिए भगवान बन गया था। फिर अगले दिन से कथिर की पूजा शुरू होती है और त्योहार की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। वहीं मणि भी प्रभा से कह रहा था कि कथिर जिंदा है, पर प्रभा नहीं मानती। इधर पंडित कहीं से घूम के आता है तो कथिर को ऐसी हालत में देखकर चौंक जाता है। उसी समय पंडित के 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं, जिससे उसे लगता है कि ये तो कथिर की शक्ति से हुआ है। यहाँ मोहन के घर पर एक लेडी कला की गोद भराई की रस्म करने आती है, पर मोहन मना कर देता है कि तुम सब लोगों ने मेरी बीवी का कितना अपमान किया था, अब वो माँ बनने वाली है तो सब आ गए। जिस पर वो लेडी चुपचाप चली जाती है। फिर गाँव में त्योहार शुरू होता है, जहाँ अनाउंस करके बताया जाता है कि दोनों गाँव को कैसे त्योहार मनाना है। और यहाँ एक गांव लाल रंग से अपना देवता की पूजा करता था तो दूसरा हरे रंग से। फिर पुजारी बताता है कि जब त्योहार पूरा हो जाएगा उसके बाद सब भगवान की ज्योति के लिए पर्वत को देखेंगे और भगवान के आशीर्वाद से हमें दिव्य ज्योति दिखेगी। इधर पंडित अपने दोस्त के साथ होता है तो उसका दोस्त कहता है कि कथिर को कोई हिला तक नहीं पाया, अगर तू उसे उठाकर वीडियो बना लेगा तो तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। जिस पर पंडित कथिर के पास आकर उसे उठाने लगता है, पर वो तो हिलता ही नहीं। तब वो मणि से बुलाकर कहता है कि तू इसे उठा और मैं वीडियो बनाऊंगा। तभी वहाँ पुजारी आ जाता है और मणि को डांटने लगता है कि ये हमारे भगवान हैं, कोई खिलौना नहीं जो तुम उसे उठाने लग गए। फिर वहाँ दोनों गाँव के मुखिया आते हैं और पुजारी से पूछने लगते हैं कि ये बताओ कथिर में किसके देवता आए हैं, हमारे गाँव के या फिर उनके गाँव के।
जिस पर पुजारी फंस जाता है कि अब वो कहे क्या। तभी वो ऊपर देखकर चिल्लाता है कि भगवान किसी को जवाब नहीं देते। तभी कथिर गैस छोड़ता है और ये सुनकर सब चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मुखिया अपने अपने गाँव आकर डिस्कस करने लगते हैं कि वो कथिर की पूजा कैसे करेंगे। साथ ही त्योहार की तैयारी भी शुरू हो गई थी। वहीं कथिर की फोटो अब घर घर में बिक रही थी। उन्हें भगवान मान लिया था। इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं और लोग कथिर की भक्ति में डूब गए थे। फिर गांव वाले डिसाइड करते हैं कि हम कथिर को पूरा गांव घुमाएंगे। इसलिए ये लोग कथिर को उठाने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं पाता। फिर एक दिन गांव का आदमी आकर बताता है कि कथिर भगवान गायब हो गए हैं और वहाँ सच में कथिर गायब था। तब सब लोग मणि के पास आकर उसे मारने लगते हैं कि तूने ही कथिर को उठाकर कहीं फेंक दिया होगा। उसी समय एक आदमी दोबारा आकर बताता है कि भगवान लौट आए हैं और वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ कथिर पहले की तरह बैठा हुआ था। ये देखकर तो एमएलए के लोग भी हैरान थे कि कहीं ये कथिर सच में भगवान तो नहीं जो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था। इधर अब मोहन के पास वही बूढ़ी औरत दोबारा आती है कि गोद भराई कर लो, माँ के लिए अच्छा होता है, पर मोहन उन्हें डांट के भगा देता है। ये दूर से उन लेडी का बेटा देखता है तो अपनी माँ से कहता है कि तुम बार बार वहाँ क्यों जाती हो, जिस पर वो कहते कि तुम मोहन और उसकी बीवी को बच्चा न होने पर चिढ़ाता था ना आज, इसलिए वो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करते। ये सुनकर उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पुजारी सब गाँव वालों से कहता है कि केवल मणि ही भगवान को उठा सकता है, इसलिए आज मणि कथिर को उठाकर गांव का चक्कर लगाकर वापस आएगा, जिससे पूरे गांव पर उनका आशीर्वाद बने। तब मणि भी बात मानकर कथिर को उठा लेता है और वो उसे लेकर गांव से बाहर जाने लगता है, क्योंकि मणि का मानना था कि गांव वाले पागल हो गए हैं, पर उसे प्रभा रोक लेती है। मणि कहता है कि गांव वाले किसी की भी नहीं सुनने वाले, जिस पर प्रभा कहती है कि मेरे भाई का सपना था कि ये गांव एक हो जाए और शायद अब गांव एक होता हुआ नजर आ रहा है, भले ही धोखे से सही। साथ ही प्रभा कहती है कि मेरा भाई मर चुका है, ये मैं जानती हूँ, पर गांव वालों के लिए हमें ये नाटक चलाना होगा। साथ ही प्रभा बताती है कि उस रात मैं ही कथिर को दफनाने गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हें लोग मारने आए हैं, इसलिए मुझे कथिर को वापस रखना पड़ा और कथिर की सच्चाई पंडित भी जान गया है। जिसके बाद मणि ले जाकर कथिर को वापस कुर्सी पर बैठा देता है। वहीं एमएलए के लोग कथिर पर रॉकेट छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें गांव वालों को लड़वाना था। तब यहाँ कथिर पर रॉकेट आता देख सारे गांव वाले कथिर के सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ इन लोगों ने इतने सालों बाद एक दूसरे को पकड़ा था, जो देख मणि को भी कथिर का सपना सच होते हुए दिख रहा था। इसके बाद मोहन से मिलने वही बूढ़ी औरत का बेटा आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है, जिस पर मोहन भी मान जाता है। फिर रात को जब दोबारा से सब लोग कथिर की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं तो ये गाँव वाले फिर से अपने अपने देवता को लेकर बहस कर रहे थे, जो देख मणि को गुस्सा आता है और एकदम से उसमें गांव की देवी आ जाती हैं, जो दोनों गांव के लाई हुई चूड़ी पहनती हैं और अपना श्रृंगार करके बताती है कि मेरे दो बेटे हैं, कमाई और काला, ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं, पर तुम गांव वालों ने उन्हें अलग करना चाहा। अगर तुम गांव वाले एक नहीं हुए तो मेरे बेटे कभी इस गांव में नहीं आएंगे और तुम्हारा साथ देखकर पर्वत से इस बार पहले की तरह रोशनी निकलेगी, यही मेरा आशीर्वाद होगा। जो सुनकर पुजारी कहता है कि देवता गुस्से में है, इसलिए हमें एक होना होगा, जो सुनकर सारे गांव वाले झुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभा मणि को डांट रही है। असल में मणि ने ये सब नाटक किया था, क्योंकि गांव वाले फिर से लड़ रहे थे, इसलिए मणि को ये सब कहना पड़ा। यहाँ पंडित कहता है कि अब पहाड़ से हम रोशनी कैसे लाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रभा कहती है कि उस बारे में हम सोच लेंगे। इधर एमएलए के लोग भी उसे बता रहे थे कि गांव वाले एक हो रहे हैं, यानी एमएलए का प्लान बर्बाद हो रहा। फिर जब पुजारी मणि से मिलता है तो मणि कहता है कि देखो दोनों गांव वाले कैसे अपनी अपनी पूजा करके खड़े हैं, ऐसे तो दिव्य ज्योति नहीं दिखेगी, इसलिए वो पुजारी से इन्हें करने को कहता है। तब पुजारी सारे गांव वालों को इकट्ठा करके डांटता है और सारे गांव वाले एक होकर भगवान पर जो जल चढ़ाना है उस मटके को उतारने लगते हैं, जिसमें प्रदीप योगेश को सबसे ऊपर चढ़ने को कहता है। और जब योगेश मुखिया के बेटे पर पैर रखता है तो रॉकेट से जो घाव उसे हुआ था उससे मुखिया के बेटे को एहसास होता है कि उसने योगेश के पैर पर लोहे की रोड लगाकर बहुत गलत किया। हालांकि फिर ये लोग उस मटके को उतार लेते हैं, जो देख मणि खुश हो जाता है। फिर जब दोनों गांव वाले अलग अलग बैठे थे तो वहाँ उन गाँव में से एक दो बच्चे आपस में खेलने लगते हैं
ये देख दोनों गांव के मुखिया सोचने लगते हैं कि हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे। तभी वहाँ पुलिस आती है जिसे एमएलए ने भेजा था, और वो पुलिस वाला कहता है कि एक लाश को तुम लोग ऐसे नहीं रख सकते। जिस पर मुखिया का बेटा कहता है कि हमारे भगवान को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तभी सारे गांव वाले एक हो जाते हैं, जो देखकर पुलिस वाला डर जाता है। फिर यहाँ एमएलए और कलेक्टर भी आते हैं। तो कलेक्टर पहले तो कथिर की सबके सामने जांच करवाती है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं, पर डॉक्टर आकर बताते हैं कि कथिर मर चुका है, बस उसके शरीर में गैस बन रही है, वही बाहर निकलती है। जिसके बाद कलेक्टर एमएलए के भी विटनेस में साइन करवा लेती है कि कथिर मर चुका है। तभी एमएलए पर किसी का फोन आता है और वो चला जाता है। फिर कलेक्टर बताते हैं कि कथिर ने एक याचिका डाली थी गांव से शहर का पुल बनाने की, अगर आप लोग उस पर साइन कर देंगे तो पुल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जो सुनकर सब साइन कर देते हैं। फिर सब लोग आज त्योहार के आखिरी दिन कथिर पर जल डालने लगते हैं। वहीं अब मणि और प्रभा को पर्वत से रोशनी का इंतजाम करना था, वरना गांव वाले कभी एक नहीं होंगे। इसलिए मणि पहाड़ पर आग जलाने के लिए भागता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पहले से एमएलए और उसके लोग बैठे रोशनी का इंतजार कर रहे थे। तब यहाँ एमएलए के लोग मणि को मारने लगते हैं, तो मणि उल्टा उन लोगों को मारता है। इधर गांव वालों ने अपनी पूजा पूरी कर ली थी और ये सब लोग अब दिव्य ज्योति का इंतजार कर रहे थे, जो कि मणि नहीं जला पाया। तभी मुखिया का बेटा अपनी आंख बंद करके अपनी गलती की माफी मांगता है, जो उसने योगेश का पैर जलाया। इससे उसे एक ज्योति दिखाई देती है और वो बताता है कि उसे ज्योति दिख गई। इसके बाद गांव वाले अपनी अपनी करने की माफी मांगते हैं और सबको एक ज्योति दिखाई देती है, यानी मणि को आग जलाने की जरूरत नहीं है। गांव वाले अब एक हो चुके हैं। अब इसके बाद आज गांव वाले मिलकर पूरी श्रद्धा से कथिर की समाधि बनाते हैं और सारे गांव वाले काफी खुश थे। वहीं मोहन ने भी अपनी पत्नी की गोद भराई करवा ली थी और ये गांव फिर से मिलजुल कर रहने लगा था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।